जय हिंद दोस्तों। देखिए, भारतीय राजनीति का परिदृश्य दुनिया के किसी भी अन्य देश से बिल्कुल अलग और अनूठा है। यहाँ पर लोकतंत्र का उत्सव केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जन जन की भावनाओं और आकांक्षाओं का संगम माना जाता है। दोस्तों, लाल किले की प्राचीन से लेकर सुदूर गांवों की चौपालों तक राजनीति यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, भारत में चुनाव किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होते हैं। रैलियों का शोर, सड़कों पर लहराते रंग बिरंगे झंडे और समर्थकों का उत्साह एक अलग ही ऊर्जा पैदा करता है। यह वह समय होता है दोस्तों जब देश की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर नागरिक खुद को इस लोकतांत्रिक उत्सव का नायक महसूस करता है। यहाँ पर दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तंभ अक्सर जाति, धर्म और क्षेत्रीयता होते हैं। पहचान की यह राजनीति न केवल चुनावों को प्रभावित करती है, बल्कि समुदायों की एकजुटता और उनके अधिकारों की मांग का आधार भी बनती है। यह भारत की विविधता और इसकी राजनीति चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, प्रतिबिंब है। दोस्तों, वोट बैंक हो या फिर धनबल हो, चुनावी लोकतंत्र में अक्सर धन और बाहुबल की छाया देखी जाती है। 5 साल में एक बार मिलने वाला वोट अक्सर अल्पकालिक प्रलोभनों और चुनावी वादों के बीच फंस जाता है। यह विडंबना वास्तविक लोकतंत्र और चुनावी रणनीतियों के बीच के बड़े अंतर को उजागर करती है, जहां पर शक्ति का खेल हावी रहता है। ठीक है ना। और भारतीय राजनीति में यह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का उदय गठबंधन सरकारों की अस्थिरता और जोड़ तोड़ की कला को भी दर्शाता है। जब बहुमत का खेल शुरू होता है तो विधायकों को सुरक्षित रखने की यह कवायद लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करती है। क्या यह वाकई जनता का मत है या फिर सिर्फ सत्ता की खींचतान है? दोस्तों देखिए, भारत हो या फिर महाशक्तियां हो, वैश्विक मानचित्र पर भारत की स्थिति एक उभरती हुई महाशक्ति की है। हमारी व्यवस्था और नीतियां हमें दुनिया के अन्य बड़े देशों के साथ खड़ा करती हैं। क्या हमारी व्यवस्था श्रेष्ठ है या हमें अभी भी कुछ बुनियादी बदलावों की जरूरत है? ये सवाल आज के समय में बेहद प्रासंगिक है। दोस्तों, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर है। जहां भारत की संसदीय प्रणाली संसद के प्रति जवाबदेह है, वहीं अमेरिका की अध्यक्षीय जो है वो प्रणाली सीधे जनता के प्रति जवाबदेही और स्थिरता पर केंद्रित है। दोनों ही व्यवस्थाओं के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं दोस्तों, जो शासन पद्धति को तय करती हैं। देखिए, भारत का बहुबदली ढांचा लोकल भावनावाद है, पॉपुलिज्म है, इसको जन्म देता है। ठीक है, जहां हर दल अपनी विचारधारा के साथ जनता को लुभाता है। इसके विपरीत अमेरिका की दो ध्रुवी स्थिरता नीतियों में निरंतरता प्रदान करती है और भारत की विविधता इस बहुदलीय प्रणाली को और भी अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धी बनाती है। ठीक है ना। यहाँ पर देखें तो भारत में लोकतंत्र का शोर अहमति के अधिकार और विरोध के स्वरों से गूंजता है। वहीं कुछ देशों में एकल पार्टी का सन्नाटा होता है, जहां विरोध की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये शोर ही भारतीय लोकतंत्र की जान है, जो इसे जीवित और जवाबदेह बनाए रखता है। दोस्तों देखिए, भारत की विकास यात्रा उस कछुए की तरह है जो भले ही धीमा हो लेकिन टिकाऊ और समावेशी है। चीन जैसे देशों ने रातों रात विकास किया है, लेकिन अक्सर वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि चढ़ानी पड़ती है। भारत का मॉडल लोकतांत्रिक मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ने का है। ठीक है ना, सबको साथ लेकर। और देखिए, भारत में न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र संस्थाएं हमेशा अपनी स्वायत्तता के लिए संघर्ष करती रहती हैं। रूस जैसे उदाहरणों में जहां एक व्यक्ति का शासन हावी है, वहां संस्थाएं कमजोर पड़ जाती हैं। और भारत में संस्थागत मजबूती ही तानाशाही को रोकने का सबसे बड़ा
सुरक्षा कवच मानी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जनता के लिए, ठीक है, नागरिकों के लिए। भारत में जहां राजनीति अक्सर दांव पेच और रणनीति का खेल है, वहीं जापान जैसे देशों में इस्तीफे की संस्कृति और व्यक्तिगत नैतिकता को सर्वोपरि रखा जाता है। यह तुलना हमें सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व में नैतिकता का पैमाना क्या होना चाहिए। ठीक है ना। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जनता क्या चुनेगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर केवल आर्थिक विकास। इतिहास गवाह है दोस्तों कि बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के किया गया विकास अक्सर तानाशाही की ओर ले जाता है। वास्तविक संतुलन ही एक सफल राष्ट्र की पहचान होती है, जहां दोनों साथ चलते हैं। ठीक है ना। देखिए, तुलनात्मक चार्ट हम देखें तो निर्णय की गति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संस्थागत नैतिकता में विभिन्न देश कहां पर हैं। भारत धीमा लेकिन टिकाऊ निर्णय प्रक्रिया और उच्च व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ एक संतुलित स्थिति में है। हालांकि संस्थागत संघर्ष अब भी एक चुनौती बना हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और आज की भारतीय सरकार जो गवर्नेंस के एक नए दौर की बात करती है, जहां नीतियां केवल कागजों तक सीमित न रहकर सीधे जनता तक पहुंचती हैं। तकनीकी का उपयोग और त्वरित क्रियान्वयन इस नए दौर की पहचान है, जो शासन को अधिक पारदर्शी बनाने का दावा करता है। ठीक है ना। डिजिटल इंडिया और यूपीआई के जादू ने भारत के आम आदमी के जीवन को बदल दिया है। एक छोटा रेहड़ी वाला भी अब डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। ये क्रांति केवल तकनीकी की नहीं है दोस्तों, बल्कि विकास की जमीनी हकीकत की है, जिसने वित्तीय समावेशन को एक नई दिशा दी है। ठीक है ना। देश में सड़कों, हाईवे और कनेक्टिविटी का जाल बिछाया जा रहा है। बुनियादी ढांचे का यह विकास राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ है। तेज गति से हो रहा निर्माण कार्य भारत को भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहा है, जो विकास का नया अध्याय है। ठीक है ना। विकास और शोर शराबे के बीच अक्सर बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दे मुख्य धारा की चर्चा से गायब हो जाते हैं। आम आदमी की ये चुनौतियां चुनावी रैलियों में तो गूंजती हैं, लेकिन समाधान के धरातल पर इन्हें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए दोस्तों, है ना। और एक सशक्त लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य है। ठीक है। विपक्ष का मजबूत होना भी अनिवार्य है। विपक्ष की कमजोरी लोकतंत्र के संतुलन को खतरे में डालती है। देखिए, विपक्ष की जो कमजोरी है वो लोकतंत्र के संतुलन को खतरे में डालती है। बिना कड़े सवालों और आलोचनाओं के सत्ता पक्ष की जवाबदेही कम हो जाती है, जो कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो भविष्य की राजनीति विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच एक नए संतुलन की तलाश में है। जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि भारतीय मतदाता अपनी आधुनिक पहचान और पारंपरिक मूल्यों के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं। ठीक है ना। अब अंत में मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र की असली ताकत उस एक उंगली के निशान में है जो मतदान के बाद दिखाई जाती है और दिखाई देती है। ये केवल एक स्याही का निशान नहीं है, बल्कि एक नागरिक की शक्ति और उसकी पसंद का प्रतीक है। भारत का भविष्य जनता के इसी विवेकपूर्ण निर्णय पर टिका हुआ है दोस्तों, इसी विवेकपूर्ण निर्णय पर टिका हुआ है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए कि भारत की राजनीति कैसी है और विदेशी राजनीति कैसी। भारत की राजनीति जो है वो अपने आप में सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।